ज़्यादातर सीयूटी एस्पिरेंट्स की गलती यही होती है कि वो बोर्ड के बाद तैयारी करते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एंड इवन अगर मैं एप्लीकेशन नंबर्स के हिसाब से बोलूँ तो जेई को तो ये क्रॉस कर ही चुका है। फर्स्ट रिजल्ट एवर सीयूटी का आया है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में स्टूडेंट्स के 100 नंबर तक कम हुए हैं। अब किसी क्वेश्चन में आपको ये लग रहा है कि यार 2 ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूजन है, तो एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, उनका इस्तेमाल करके आप एक सही आंसर तक आ सकते हैं। काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या मिस्टेक्स उसमें होती है? बहुत स्टूडेंट्स के साथ आगे प्रॉब्लम ये होती है एग्जाम अच्छा नहीं गया, स्कोर कम आ गया, तो वैसे में उन्हें और भी कोर्सेज चुनने पड़ेंगे, मतलब बैकअप ऑप्शन रखने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। बच्चे गलतियां ये करते हैं, एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च कर लिया कि 3 डोमेन 1 लैंग्वेज चाहिए तो बस वो फिल कर दिया कि सीयूटी एग्जामिनेशन एक आसान एग्जामिनेशन है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. अनबिलीवेबल एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड। सीबीएसई 12th में अपने स्कूल में टॉपर 96.2% मार्क्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में फुल मार्क्स। इतना ही नहीं, सीयूटी यूजी 2022 में अमंग टॉपर्स। जी हाँ, 99 परसेंटाइल इन्होंने स्कोर किया और डोमेन सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज में तो 100 परसेंटाइल। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये हैं एक प्रोफेशनल पॉपुलर एजुकेशनल यूट्यूबर जिनके हैं 90,000 प्लस सब्सक्राइबर्स और क्लोज टू 10 मिलियन व्यूज, और ये मेंटर करते हैं बहुत सारे सीयूटी एस्पिरेंट्स को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खुशांक माथुर की। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए हमने बुलाया है खुशांक माथुर को, तो वेलकम करते हैं। वेलकम खुशांक। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ज़रूर इनके वीडियो कभी ना कभी देखे होंगे। तो अगर आपको लग रहा है आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन खुशांक के साथ। तो खुशांक, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि क्या वो आपकी सीक्रेट सीयूटी प्रेप स्ट्रेटेजी थी जो आपने 2022 में यूज़ की जब आपने टॉप किया, 99 परसेंटाइल लाए, ताकि जो सीयूटी एस्पिरेंट्स हैं 2026 के लिए वो भी अगर हाई परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएँ? तो क्या वो स्टेप बाय स्टेप रोड मैप रहेगा? प्लीज़ आप इसे बताएंगे। बिल्कुल, देखिए सीयूटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ना एमसीक्यू ओरिएंटेड स्टडी करनी चाहिए। मेरे समय में पहली बार सीयूटी एग्जामिनेशन आया था एंड फॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा कि सीयूटी एग्जामिनेशन एक आसान एग्जामिनेशन है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या स्टेप्स उठाए थे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो एनसीईआरटी इज़ द बाइबल फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी हम लॉन्ग आंसर बनाते हैं हमारे मेंटालिटी होती है 5 नंबर चाहिए, 5 पॉइंट लिख दिए हो गया, लेकिन ऐसी तैयारी आप सीयूटी के लिए नहीं कर सकते, मुझे पता था। तो इसीलिए एनसीईआरटी को इन डेप्थ मैंने हर एक पैरा को पहले अच्छे से पढ़ रखा था और मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी की रीडिंग कर रखी थी। तो एक की ये था कि कहीं से भी एमसीक्यू बन जाएगा तो मैं अवेयर रहूँगा इसके बारे में। सेकेंडली, स्टार्ट अर्ली इज द की। ज़्यादातर सीयूटी एस्पिरेंट्स की गलती यही होती है कि वो बोर्ड के बाद तैयारी करते हैं। बोर्ड के बाद तैयारी करने से एक ही महीना उनके पास होता है, बट मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे पास 4 to 5 मंथ्स का अच्छा स्पैन ऑफ टाइम था, तो उस मोमेंट पर मेरी ठीक तैयारी हो पाई। तो सेकंड इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, स्टार्ट अर्ली इज द की। एंड लास्टली, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेरे भैया दीदी का भी एक्सपीरियंस रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, रिवीजन करते हैं, बट आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिस करते हैं, वो है प्रैक्टिस। तो मेरे समय में अनफॉर्चुनेटली पीवाईक्यूज नहीं थे क्योंकि पहली बार ये एग्जाम था, लेकिन मॉक टेस्ट अवेलेबल थे, तो मैंने मॉक टेस्ट अच्छे खासे लगाए थे, सेक्शनल टेस्ट भी लगाए थे। सो ये 3 चीज़ें मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपके टाइम में नहीं थे, वो आप बोल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। आपने मॉक टेस्ट ट्राई किए और आपने एनसीईआरटी बुक्स को किया है, राइट? अब अगर इसमें मैं एक और सोर्स ऐड करूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या यूट्यूब वीडियोस, राइट, आप उसे किस कैटेगरी में रखते हो प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीयूटी के लिए? देखिए, मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ लग रही है, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो और एक पैरा आपको नहीं समझ आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, तो उस मोमेंट पर आपको यूट्यूब एज अ सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए। आपका प्राइमरी सोर्स शुड बी योर बुक। ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ क्या कर रहे हैं, बुक छोड़ चुके हैं और सिर्फ वन शॉट हर चैप्टर का दिखे जा रहे हैं। 1 घंटे में कितनी चीज़ें कवर हो पाएंगी? टीचर जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर देते हैं जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। तो मैं सभी को ये रिकमेंड करता हूँ, जो और मैंने भी यही फॉलो किया था, कि प्राइमरी सोर्स शुड बी योर बुक एंड जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा उसको सप्लीमेंट करो विद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स एंड दैट इज इनफ।
मतलब फाउंडेशन आपकी बुक्स होनी चाहिए और उसके बाद जब आपका बेसिक फंडामेंटली क्लियर हो चुके हैं देन फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज यू कैन स्विच टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट? एग्जैक्टली। तो कुशांक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कुछ मिस्टेक्स को लेके। जैसे सीयूटी की अगर हम पूरी जर्नी देखें तो डिफरेंट स्टेजेस है, राइट? अभी बोर्ड्स आ जाएंगे तो बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी की तैयारी करना कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि दो बोझ आ गए हैं, राइट? फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आ जाएगा, फिर स्टूडेंट उसमें भी गलतियां करते हैं, फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम की स्टेज आएगी, वहाँ पे भी कुछ प्रिकॉशंस रखनी है ताकि वो गलती ना करें। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं सीयूटी की, तो इन डिफरेंट स्टेजेस में क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं, जो पास्ट में आपने देखा है, जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, और क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को अपनी गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि बोर्ड और सीयूटी एक बोझ है या दो बोझ एक साथ आ गए हैं। ये सबसे गलत थॉट होगा, क्योंकि अगर हम सीयूटी को और बारीकी से देखें तो इसके अंदर 3 सेगमेंट होते हैं, डोमेन्स, लैंग्वेज, जीएटी। तो डोमेन सबसे बड़ा सेगमेंट है, बच्चों को 3 डोमेन्स चूज मिनिमम करने पड़ते हैं और उन 3 डोमेन्स के बेसिस पर भी एडमिशन मिलते हैं। तो डोमेन्स का सिलेबस तो एग्जैक्टली बोर्ड के सिलेबस से मैच करता है। तो आप बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी करोगे, इन डेप्थ एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, तो साथ साथ सीयूटी डोमेन्स की तैयारी हो जाएगी। तो ओवरलैप कर रहा है पूरा। आपको सेपरेट प्रिपरेशन करनी है अपने लैंग्वेज टेस्ट की, और अगर जरूरी है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो मैं अभी एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को ये रिकमेंडेशन देता हूँ कि मिनिमम आपको एक दिन में 1 घंटा देना चाहिए डेली बेसिस पे सीयूटी की प्रिपरेशन में। एंड इंग्लिश में आपको फोकस करना चाहिए, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज में इंग्लिश विच इज वोकैबुलरी। एग्जाम के 1 महीने पहले वोकैबुलरी नहीं हो सकता है, तो अभी से ही वोकैबुलरी पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रामर 1 महीने पहले करा जा सकता है। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो इसकी तैयारी पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे सितंबर का महीना आने वाला है, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट ये है कि आप करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान दें। अब कई बच्चों को इसके बारे में भी नहीं पता होगा, थोड़ा ध्यान रखना कि 2 तरीके के होते हैं करंट अफेयर्स में भी। सबसे पहला डायनामिक करंट अफेयर, सेकंड होता है स्टैटिक जीके। तो डायनामिक करंट अफेयर्स के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ मंथली करंट अफेयर बुकलेट्स आप पढ़ते रहो, तो मंथ में क्या क्या हुआ ये आपको पता रहेगा। फिर आता है स्टैटिक जीके, जिसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, लॉन्गेस्ट लेक क्या है, तो स्टैटिक जीके के भी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। तो अगेन ये बहुत बड़ा डेटा होता है, तो इसको आप डेली बेसिस पर अगर नहीं प्रिपेयर करोगे तो एंड में जाके दिक्कतें होंगी। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स को मेरा रूटीन के लिए रिकमेंडेशन होगा 1 घंटा वोकैबुलरी, उसके अगले दिन 1 घंटा करंट अफेयर, उसके अगले दिन 1 घंटा वोकैबुलरी। ये आपको फॉलो करना चाहिए सो दैट आपके लैंग्वेज कंप्लीट होता रहे, साथ साथ जीएटी भी कंप्लीट होता रहे। बाकी डोमेन्स के लिए मैं यही बोलूंगा, क्लास 12 की अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो डोमेन्स की भी ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी। पहला ये। सेकेंड, आपने जहाँ तक बात करी फॉर्म फिलिंग रिलेटेड मिस्टेक्स, तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। बच्चों को मन है कि मुझे बीएचयू में भी जाना है, डीयू में भी जाना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी जाना है, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज में जाना है, और वो बिना रिसर्च करे फॉर्म भर देते हैं, जबकि उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना चाहिए विच इज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब कुछ यूनिवर्सिटीज बोलती हैं कि आप सिर्फ डोमेन दे दो हम आपको एडमिशन दे देंगे, कुछ बोलती हैं डोमेन प्लस लैंग्वेज दो, कुछ बोलती है सिर्फ जीएटी दे दो तो एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको सारी चीजों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख के अपना एक फाइनल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। बच्चे गलतियां ये करते हैं, एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च कर लिया कि 3 डोमेन 1 लैंग्वेज चाहिए तो बस वो फिल कर दिया। आगे जाके उन्हें पता चलता है कि यार यहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन वहां तो जीएटी का मैंडेटरी था। मतलब वो परम्यूटेशन उनको पहले से लगाने पड़ेंगे, हाँ, कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा जिससे ज्यादा यूनिवर्सिटी जो रिलेवेंट है, हाँ, उस पर फोकस और वहां जा पाए, एडमिशन ले पाए। तो इसीलिए मेरा सभी को सजेशन होगा कि सब्जेक्ट मैपिंग पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बच्चे गलतियां कर देते हैं अपनी बेसिक डिटेल्स में, लाइक नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी गलतियां जल्दबाजियों की वजह से होती है। तो इसीलिए मैं सबको ये रेकमेंड करता हूँ कि जब फॉर्म रिलीज होता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 दिन लो, ट्यूटोरियल देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो, फिर फॉर्म फिलिंग करो। मैं भी ट्यूटोरियल लाता हूँ, डिटेल वीडियो, वो देख सकते हैं और उससे फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो वहां पे फिर जो गलतियां आती हैं जिनसे आगे प्रॉब्लम आ सकती है काउंसलिंग के दौरान, उससे बच्चे बच जाते हैं। फिर उसके बाद जहां तक बात है प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तो इसके लिए मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपने क्लास 12 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो इट मीन्स आपके डोमेन्स की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है। सो अब आपको रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब तो आपके पास इतने सारे PYQs अवेलेबल हैं, CUT 2022, 23, 24, 25, एंड उसके साथ साथ आपको सिर्फ बुकलेट वाले मॉक टेस्ट नहीं देने, ये गलती होती है। CBT एग्जाम में एग्जाम होगा तो इसीलिए CBT मोड के मॉक टेस्ट भी आपको लगाने चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रिवीजन करना चाहिए। बाकी इंग्लिश वोकैब के लिए अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते रहेंगे तो आगे दिक्कतें नहीं आती हैं। तो इस तरीके का एक बेसिक स्ट्रैटेजी प्लान आप बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझ में आ गया कि तीनों स्टेप्स पे कैसे करना है। अब इसके बाद एक फाइनल स्टेप आता है, राइट? आपने एग्जाम दे दिया, अब आप
काउंसलिंग में जाओगे, स्कोर कर दिया आपने, राइट, और उसके बाद अब कॉलेज अपने लिए देखना है कि काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा। तो काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या मिस्टेक्स उसमें होती है, क्या टिप्स आप उसके लिए देंगे कि काउंसलिंग टाइम पे बच्चे ये चीज़ों का ध्यान रखें? बिल्कुल, देखिए काउंसलिंग एक सबसे बड़ा रोल है, बिकॉज आप मार्क्स जितने भी लें लेकिन एडमिशन तो ये काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही मिलेगा। Correct. तो ऐसे में भी गलतियां ये स्टूडेंट्स ये करते हैं कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है और बच्चे इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, रिसर्च ही नहीं करते कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा खराब कॉलेज है। ऑल्दो सभी अच्छे कॉलेजेस होते हैं लेकिन हर कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं होता है। तो ऐसे में बच्चे इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च नहीं करते। तो बच्चों को पहले ये जानना चाहिए कि यार ये कैसा कॉलेज है, इसका क्या रिव्यूज़ हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है। तो कॉलेज के ऊपर पहले रिसर्च करो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको प्रायोरिटी दो, फिर नीचे नीचे प्रायोरिटी अपनी कॉलेज की सेट कर सकते हो। इसके बाद आता है कोर्स सिलेक्शन करना चाहिए। कोर्स सिलेक्शन के लिए भी मैं बोलता हूँ आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट रेडी करनी चाहिए कि एक ब्लैंक पेपर लो और आप देखो कि यार ये 5 यूनिवर्सिटीज़ में मुझे जाना है, इन 5 यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज ऑफर होते हैं, अब इनमें मुझे किन किन कोर्सेज में इंटरेस्ट है। तो प्रायोरिटी ऐसे सेट करो कि सबसे ज़्यादा मन मेरा कौन से कोर्स में जाने का है, अपने टॉप पे लिखा। फिर अगर ये नहीं मिला तो इसमें जाऊंगा, ये नहीं मिला तो इसमें जाऊंगा। तो इस तरह करके आपको अपनी एक लिस्ट बनानी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा पॉज करना चाहूंगा, वो जैसे कोर्स सिलेक्शन आपने बोला, क्या ये चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग टाइम में ध्यान में नहीं रखनी चाहिए जब हम कॉलेज के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं कि उसमें वहाँ पे ये कोर्स में मैंने एडमिशन लेना है, रादर देन काउंसलिंग टाइम पे हम इसे फोकस कर रहे हैं? सर असल में CUET के एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो 2024-23 तक आपको फॉर्म में ही कोर्सेज एंड कॉलेजेस सिलेक्ट करने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2025 से पैटर्न बदल चुका है। नहीं, मैं उस पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ, मैं डोमेन सब्जेक्ट के पॉइंट से बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि आप डोमेन सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग टाइम पे, राइट। अब कोई डोमेन सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर कोर्स से रिलेवेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम BCA की बात करें, राइट, अगर उसमें बहुत सारे कॉलेजेस है जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे दे रहे हैं, राइट, तो वो शायद डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं चूज कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज़ वहीं डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे नहीं ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन से कोर्स में मुझे जाना है। बिल्कुल, ये भी आपने अच्छा पॉइंट बोला है कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस समय पे स्टूडेंट्स 12th पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उन्हें आइडिया नहीं रहता कि यार आगे कोर्सेज का भी मुझे देखना था। ठीक है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेटली कि आप कोर्सेज का भी सर्च करें, लेकिन आपको बेसिक सर्च कर लेना चाहिए कि इन यूनिवर्सिटीज़ में मुझे जाना है, इतने बेसिक कोर्सेज करने हैं, तो इन कोर्सेज में क्या क्राइटेरिया लगता है उस हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लिखें। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स के साथ आगे प्रॉब्लम ये होती है एग्जाम अच्छा नहीं गया, स्कोर कम आ गया, तो अब ऐसे में उन्हें और भी कोर्सेज चुनने पड़ेंगे, मतलब बैकअप ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। तो बैकअप ऑप्शंस के लिए प्रायोरिटी लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है। तो कुशांक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 2026 CUT को लेके। जैसे 2025 में हमने CUT एग्जामिनेशन में चेंजेस देखे, राइट, डोमेन सब्जेक्ट्स कम हुए, राइट, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको लग रहे हैं कि जो 2026 में रहेंगे, CUT मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज ऐड हो जाएंगी या कुछ एग्जाम पैटर्न में चेंज होगा? कुछ ऐसे अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो साल दर साल इसमें कंपटीशन बढ़ता हुआ ही दिख रहा है हमको। पहले JEE नीट के जो बच्चे होते थे अब CUT को भी फिल करने लगे एज अ बैकअप। तो धीरे धीरे यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड इवन अगर मैं एप्लीकेशन नंबर्स के हिसाब से बोलूँ तो JEE को तो ये क्रॉस कर ही चुका है CUT एग्जामिनेशन। इसके बाद जहाँ तक बात है कि एग्जाम में या पैटर्न में कुछ अपडेट्स आ जाएँ, तो अभी कई सारे आर्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं, मैं अजम्पशन बोलूँगा, मैं एकदम क्लैरिटी से नहीं बोलूँगा कि ये हो जाएगा। जैसे सबसे पहले तो बच्चों को इस बार प्रॉब्लम ये आई कि पहले 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, 10 वो क्वेश्चंस छोड़ सकते थे। ये प्रॉब्लम 2025 स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आई थी। तो हो सकता है कि NTA इस पैटर्न में चेंज लाए कि वापस से वो पैटर्न ले आए जिसमें बच्चे 10 क्वेश्चंस को लीव कर सकते हैं और 40 क्वेश्चंस उन्हें अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छा पैटर्न था और थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए लीनियंसी रखता था। इसी के साथ साथ जहाँ तक बात है 2025 में मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, वर्स्ट रिजल्ट एवर CUT का आया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में स्टूडेंट्स के 100 नंबर तक कम हुए हैं। अब एक बच्चा ला रहा है 1000 में से 900 मार्क्स, क्या उसने गलती करी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके 100 मार्क्स घट जाते हैं, 150 मार्क्स घट जाते हैं। तो मैं बोलूँगा ये स्टूडेंट्स के साथ एक तरीके से इनजस्टिस है। तो इसके ऊपर भी बहुत कंप्लेंट्स गई हैं और बीच में कई आर्टिकल्स निकल के आए हैं कि NTA इसके ऊपर भी चेंजेस ला सकता है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो CUT 2026 बैच के साथ। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट करती है ये, और नेगेटिव मार्किंग को लेके स्टूडेंट्स को मतलब कितना अवॉइड करना चाहिए जो क्वेश्चंस पे जिनको थोड़े से भी डाउट है? क्या इस पे आपकी राय है?
देखिए मेरा ये ओपिनियन है कि आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाला है। अब किसी क्वेश्चन में आपको ये लग रहा है कि यार 2 ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूजन है, तो एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, उनका इस्तेमाल करके आप एक सही आंसर तक आ सकते हैं। सो दैट्स नॉट एब्सोल्यूट गेस, उसे हम स्मार्ट गेस बोलते हैं। लेकिन इसके बाद होता है कई बच्चों को कन्फ्यूजन 3 ऑप्शन में आती है, या वो क्वेश्चन ही कभी नहीं पढ़ा है और 4 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। तो जो बच्चे उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं वो बहुत बड़ी गलती होती है। और नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट ये पड़ता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हुआ ना तो 5 नंबर तो जाएंगे, लेकिन 1 नंबर और एक्स्ट्रा कटेगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो ऐसे में स्टूडेंट्स की अगर रैंकिंग 100 आने वाली थी, वो रैंकिंग और नीचे घट के 200 पे आ सकती है। तो बहुत दिक्कतें नेगेटिव मार्किंग से हो जाती है। तो पहला वाला सिनेरियो जिसमें 2 में कंफ्यूजन है उसमें किया जा सकता है, लेकिन 3 और 4 वाले में अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है। कुशांक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यहाँ पे है, सीयूटी में मान लीजिए किसने तैयारी की अच्छी, लेकिन उसका स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं आया, बिल्कुल अच्छी परसेंटाइल नहीं स्कोर कर पाया, तो क्या आपको लगता है कि उसे दूसरा अटेम्प्ट देना चाहिए? मतलब उसके लिए क्या मोटिवेशन है, क्या एडवाइस है? देखिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट आपको ये समझना है कि मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए टोटल ड्रॉप ले लेना चाहिए कि एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो अब घर बैठ गए आप और आप फिर से सीयूटी की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि आपने इस बार देख ही लिया कि किस तरह एग्जाम कंडक्ट हुआ था। पहली बात तो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है तो कई सेंटर्स में देखने को मिलता है कंप्यूटर हैंग हो रहे हैं एंड बहुत टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। तो ऐसे में आप रिस्क ना लें कंप्लीट ड्रॉप लेके। मेरा स्टूडेंट्स को ये सजेशन होगा कि अगर अच्छा मार्क्स नहीं आ रहे हैं एंड कहीं अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिल रहा है तो जहाँ मिल रहा है आप वहाँ एडमिशन लो, आसपास के कहीं लोकल कॉलेज में एडमिशन लो, कहीं लोकल प्राइवेट कॉलेज में लो जिनकी फ़ी आपको लगता है अफोर्डेबल है। और इसी के साथ साथ अगर वो भी अफोर्डेबल आपके लिए नहीं हो पा रहे, कहीं लोकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, तो कई सारी अच्छी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक DUSOL है, इग्नू है, तो वहाँ पे आप एडमिशन ले लीजिए। कंप्लीट ड्रॉप मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे, साथ साथ में आप सीयूटी की तैयारी करते रहिए। इसे बोला जाता है पार्शियल ड्रॉप। तो इसमें रिस्क नहीं होता है कि पता चले आपने ड्रॉप ले लिया, वापस से कोई दिक्कत आ गई, फिर अच्छा स्कोर नहीं आया, नॉर्मलाइजेशन में मार्क कट गए, कहीं एडमिशन नहीं मिला और फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो टाइम आप वेस्ट नहीं करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन होके रखा ही होगा। राइट। अब इसी चीज़ में मैं पूछना चाहूँगा, जो जिनकी तैयारी इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, सीयूटी के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्या कोचिंग आप उनके लिए रिकमेंड करोगे कि आप खुद पढ़ के हो सकता है सीयूटी? देखिए अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है तो ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है कोचिंग आपको ले लेनी चाहिए। ठीक है, कोचिंग आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। जैसे वहाँ पे आपको डायरेक्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब यूट्यूब पे पहले होता था कि लैक्यूने ऑफ कंटेंट था, अब सरप्लस ऑफ कंटेंट हो चुका है। तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है कि क्या आपके लिए यूजफुल है, क्या नॉन यूजफुल है। और अभी भी सीयूटी में मैं अगर बोलूँ तो बहुत अच्छे लेक्चर्स आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर आप कोचिंग ले लेते हैं तो वहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर तैयारी होगी। आप इधर उधर यूट्यूब चैनल्स पे नहीं भागेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक टीचर ने एक लेक्चर रिलीज़ किया, अब आपके दूसरे टीचर ने भी एक लेक्चर रिलीज़ किया तो वो भी आप देख रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे में कोचिंग लेंगे, स्ट्रक्चर तरीके से आपकी तैयारी होगी, वहीं टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर प्रिपरेशन करनी है और समय आपके पास कम है, पहले से अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कोचिंग। बड़ा एग्जाम है, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना है तो रिकमेंड करता हूँ मैं। ये इसको एक्सपेंस नहीं सोचना चाहिए। सो मैं से आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरा अपना भी ऐप है जिसका नाम है करियर टेक ऑफ, एंड उसके ऊपर 46,000 सीयूटी एस्पिरेंट्स ने प्रिपरेशन कर रखी है। तो हम बहुत हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स को वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सब टीम ने हमारी बनाया है टेस्ट सीरीज वहाँ पे। तो आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ मैं खुद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ 97.6 परसेंटाइल मेरी जीईटी में आई है एंड मैं क्वांट्स LR पढ़ाता हूँ। तो किसी को भी अगर जीईटी में हेल्प चाहिए तो वो मुझसे ले सकते हैं मेरे ऐप पे आके। और इंग्लिश का फ्री स्टडी मटेरियल मेरे ऐप पे मौजूद है जो बहुत हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल है। कई स्टूडेंट्स ने अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन मेरे ऐप से करी है, तो उन्हें मेरे ऐप का भी डेफिनेटली बेनिफिट मिल सकता है और बाकी चांसेस है कि मैं अगले साल इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। क्या बात है, मतलब कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, तो एक ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। हाँ, आपके पास खुद के पास। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कुशांक मेरा है कि कौन सा ऐसा मिथ है सीयूटी एग्जाम को लेके जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में रहता है? मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सीयूटी के बारे में प्रचलित है और मतलब उसकी रियलिटी कुछ और है, तो वो थोड़ा सा बताओ। देखिए सर, 3 मिथ मैंने स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं। सबसे पहला मिथ स्टूडेंट्स के मन में ये है कि सीयूटी एग्जामिनेशन की तैयारी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करी जा सकती है। मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो बोलते हैं लेजेंड्स विल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सीयूटी 1 डे बिफोर एग्जाम। कई बोलते हैं इस एग्जाम के लिए मेरा कॉमन सेंस काफ़ी है। तो वही बच्चों के कमेंट्स मैंने वापस से देखे हैं जब काउंसलिंग आती है कि भैया कोई कॉलेज ही नहीं मिला मुझे। तो सबसे बड़ा मिथ यही है कि
एंड मोमेंट पे तैयारी हो सकती है। मैं सभी को बोलूँगा स्टार्ट अर्ली, एंड जैसे जेईई नीट को सभी सीरियसली लेते हैं, इसी तरह सीयूटी को भी आपको शुरू से ही तैयारी करने की ज़रूरत है, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे दिक्कतें आ जाती हैं। पहला मिथ ये है। सेकेंड ये है कि कई बच्चे इस एग्ज़ाम को बहुत लाइटली भी ले लेते हैं कि ये तो बहुत ही आसान एग्जाम होगा, लेकिन जब एग्जाम दे के आते हैं तो उन्हें लगता है कि यार 10 क्वेश्चन छूट गए, 5 क्वेश्चन छूट गए, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन छूटे, 25 नंबर एकदम से गए, कोई गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग साथ में लग जाएगी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट मैं फिर बोलूँगा कि पहले से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, बहुत सीरियसली इस एग्जाम को लीजिए। कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, इवन टफनेस भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो प्रैक्टिस आपको इसके लिए बहुत करनी पड़ेगी। एंड लास्ट में ये भी कई बच्चों के लिए है कि सिर्फ सीयूटी के बेसिस पर ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, जबकि कई सारे और अच्छे एग्जाम्स होते हैं लाइक आईपीयू सेट, तो आपको और अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम भी देखते रहने चाहिए। ठीक है। आखिर में कुशांक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हमने मतलब मैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में कई बार ये देखता हूँ कि हम किसी कोर्स में चले तो जाते हैं लेकिन फिर हमें उसमें मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो शायद हमने राइट चॉइस नहीं की होती कोर्स की बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट, या हमने उस पर इतना रिसर्च नहीं किया होता है। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी 11th-12th के बच्चों के लिए कि वो राइट कोर्स में जाएँ, क्या चीज़ें उन्हें ऐसी फिगर आउट करनी है ताकि लॉन्ग टर्म जो वो करियर बना रहे हैं उसमें, तो वो उस करियर में मतलब उनको मज़ा आए, वो पैशन से उसमें काम कर पाएँ? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आंसर आपने दे दिया कि रिसर्च नहीं करते, यही बहुत बड़ी गलती होती है। तो 12th से कॉलेज में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आपका हो रहा है, जो भी ट्रांजिशन होगा वो आगे चल के आपका करियर डिफाइन करेगा। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो भी आगे कोर्सेज करना चाहते हैं, जो भी इन फ्यूचर करना चाहते हैं, तो आपको पहले ही ये चीज़ें सोच लेनी चाहिए। ये नहीं होता है कि मेरा ग्रेजुएशन ओवर होएगा फिर सोचूंगा आगे क्या करूंगा, कॉलेज में आऊँगा तो सोचूंगा क्या करूंगा। जो आपको कोर्स कॉलेज मिलेगा वो आपका आगे करियर डिफाइन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए मैं सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप सभी को 12th में ही जब आप हैं तो डिफाइन कर लेना चाहिए कि आगे कौन सा कोर्स आप परस्यू करना चाहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ जो फैमिली वाले बोल रहे हैं कि ये कोर्स कर लो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। मेरे ही कॉलेज में, मेरे ही कोर्सेज में कई ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जिन्हें उन कोर्सेज में इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब दैट कैन बी वन इनपुट, दैट कैन नॉट बी द फाइनल इनपुट। मतलब उसको एज एक इनपुट लेके चलो कि हाँ उन्होंने बोल दिया, लेकिन फाइनल डिसीजन आप अपने हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल, तो आप इंटरेस्ट देखो और उसी के साथ साथ जिस कोर्स में आप जा रहे हो, मेरा सजेशन होता है कि एक बार आप उसका सिलेबस भी देख लें कि आगे क्या पढ़ोगे आप, ये भी पता चल जाएगा। तो अगर दिखा कि यार ये सिलेबस जो मुझे कॉलेज में पढ़ाया जाएगा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है उसमें, मुझे अभी से नहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो बेटर है कि आप और चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर दें। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर जो आपने चूज़ किया है, जो आप कर रहे हो अभी, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा बताओगे कैसे इंटरेस्ट लाइन हुआ आपका? सर मैंने पहले से ही थोड़ा सा रिसर्च कर लिया था कि मुझे आगे चल के करना क्या है और इन फ्यूचर मुझे और कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं, या फिर कॉर्पोरेट फील्ड में मुझे जाना है या गवर्नमेंट फील्ड में जाना है। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई मैंने पहले ही कर लिया था और उसके अकॉर्डिंग मुझे कौन सा कोर्स बेस्ट हेल्प करेगा वो मैंने फाइंड आउट किए थे, एंड उस हिसाब से मैंने अपनी काउंसलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी। तो कुशांक बहुत से इंटरेस्टिंग जवाब दिए हैं। मेरे हिसाब से सीयूटी में आप इतने डेप्थ में स्टडी कर रहे हो और मेंटर कर रहे हो स्टूडेंट्स को, तो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिली है जो 2026 में सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो स्पेसिफिकली बीसीए कोर्स के लिए वीडियोस देखते हैं, तो आई होप उनको बहुत सी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो ज़रूर स्टूडेंट्स कमेंट्स में बताएं आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है। अगर पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुशांक से अगर पूछना चाहते हो तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये उनके जवाब हमें दें और हम रिप्लाई में आपको बता सकें। सो थैंक यू सो मच कुशांक ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, एंड आई होप स्टूडेंट्स की बहुत सारी सीयूटी स्पेसिफिक क्वेरीज आंसर इस पॉडकास्ट में हुई। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।